शुरू करेंगे अपन गुप्त काल। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त राजवंश में महाराज अधिराज की सर्वप्रथम उपाधि धारण की थी, वो कौन था इसमें। तो पहला क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश में महाराज अधिराज की सर्वप्रथम उपाधि धारण किसने की थी। पहले में श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो बताइए क्या आएगा इसमें। तो इसमें आ जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर है क्वेश्चन, गुप्त अभिलेखों में किसे लिच्छवी दोहितर कहा गया है। कि गुप्त अभिलेखों में किसे लिच्छवी दोहितर कहा गया है। किसको, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, स्कंदगुप्त को। तो बताइए क्या आएगा इसके अंतर्गत। तो इसमें आएगा समुद्रगुप्त की लिच्छवी दोहितर किसको कहा गया है, गुप्त अभिलेखों में समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, निम्न में से किस गुप्त राजा का नाम देवगुप्त था। चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त। तो तीसरे में उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको क्या कहा गया है, देवगुप्त की कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी का सिक्का चलाया था। कि चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने और कुमारगुप्त ने। बताइए चौथे में क्या आएगा। तो इसमें आएगा चंद्रगुप्त सेकंड ने सर्वप्रथम चांदी का सिक्का चलाया था। अगला 5वां क्वेश्चन देखिए, एक गुप्त लेख की गणना में 61वें वर्ष का इसे किसके राजकाल में गढ़ा गया था। बताइए कि एक गुप्त लेख गणना में 61वें वर्ष का है और इसे किसके राजकाल में गढ़ा गया था। तो समुद्रगुप्त एक, रामगुप्त एक, चंद्रगुप्त सेकंड एक, कुमारगुप्त है। इसमें क्या आएगा बताइए सोच करके। तो इसमें आ जाएगा सी, चंद्रगुप्त सेकंड के समय की बात है ये। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका 6वां क्वेश्चन, ये लो, अधोलिखित में से कौन सा अभिलेख स्कंदगुप्त के सक्रोपम उपाधि का उल्लेख करता है। कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जो स्कंदगुप्त के सक्रोपम उपाधि का उल्लेख करता है। भीतरी स्तंभलेख, ओम अभिलेख और बिहार स्तंभलेख, जूनागढ़ का अभिलेख। तो छठे में क्या आ जाएगा, केहोम अभिलेख है वो स्कंदगुप्त के सक्रोम उपाधि का उल्लेख करता है। कौन सा, केहोम अभिलेख। 7वां क्वेश्चन, पूर्ण मीरकुल को पराजित करने वाला गुप्त नरेश था। पूर्ण मीरकुल को पराजित करने वाला गुप्त नरेश कौन था, वो आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आएगा पुरुष यानी पुरुगुप्त थाग, बुद्धगुप्त थाग, भानुगुप्त थाग, नरसिंह गुप्त था। तो 7वें में क्या उत्तर रहेगा, नरसिंह गुप्त है वो था। पूर्ण मीरकुल को पराजित करने वाला गुप्त नरेश कौन था, नरसिंह गुप्त था। अब देखो 8वें नंबर का क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावती गुप्ता की माता थी। ध्रुवे देवी, कुबेर नागा, कुमार देवी, अनंत देवी। 8वें में क्या आएगा, कुबेर नागा। कि कौन प्रभावती गुप्ता की माता थी, कुबेर नागा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभावती गुप्ता की माता थी, उसका नाम था प्रभावती, ये जो है ना कुबेर नागा। अगला क्वेश्चन देखो, अधोलिखित गुप्त शासकों में से किसने मयूर प्रकार की मुद्राएं जारी की थी। तो मयूर प्रकार की मुद्राएं या सिक्के जारी वो किसने किए थे ना, जिस पर मयूर खुशी गा करती थी। तो वो कौन था इसमें। 9 में देखो आपके ऊपर निकाल देता हूँ ये। तो मयूर प्रकार की मुद्राएं जारी किसने की थी, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, स्कंदगुप्त ने। बताइए क्या आएगा 9 के अंतर्गत। तो कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किया था, मयूर प्रकार की मुद्राएं जारी की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन,
10वां क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में अवलोकित्व यानी अवलोकित्व सर्वबोधि सत्यों का चित्रांकन प्राप्त हुआ है? अजंता की किस गुफा में अवलोकित्व सर्वबोधि सत्यों का चित्रांकन प्राप्त हुआ है? गुफा संख्या 1, 9वीं गुफा, 16वीं गुफा, 17वीं गुफा। तो 10वें में आएगा क्या, बताइए कि अजंता की किस गुफा में अवलोकित्व सर्वबोधि सत्यों का चित्रांकन प्राप्त हुआ है? तो वो क्या आएगा इसमें 10वें के अंतर्गत है? तो इसमें गुफा संख्या 1 इसके अंतर्गत उत्तर आ जाएगा। अगला 11वां नंबर का क्वेश्चन, गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला है? जो दिनार शब्द है वो किससे निकला है? संस्कृत से, ग्रीक से, चीनी से, लैटिन से। बताओ क्या आएगा इसमें 11वें में? तो ये लैटिन से निकला है कि गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार है। यानी ये भी पूछा जाता है कि सोने के सिक्कों के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया जाता था? दिनार। और ये दिनार है किससे निकला है? लैटिन भाषा से निकला है। तो ये उत्तर हो जाएगा डी। 12वें नंबर का क्वेश्चन, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की उपाधि परम भागवत मिलती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की उपाधि परम भागवत मिलती है? प्रयाग प्रस्तुति में, केरल अभिलेख में, नालंदा एवं गया में, जूनागढ़ अभिलेख में। तो 12वें में क्या आएगा बताइए? तो नालंदा एवं गया में समुद्रगुप्त की उपाधि परम भागवत मिलती है, नालंदा एवं गया में। तो ये उत्तर हो जाएगा सी आपका 12वें में। अगला क्वेश्चन देखो 13वां, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख। तो बताइए क्या उत्तर आ जाएगा 13वें में? भीतरी स्तंभ लेख आ जाएगा। कि किस अभिलेख में ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो ये बात लिखी हुई है भीतरी स्तंभ लेख में। अगला क्वेश्चन है 14वां, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापारिक यानी व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो गुप्त काल में उत्तरी भारतीय व्यापार है वो किस बंदरगाह से संचालित होता था? भरूच से, कल्याण से, खंबात से, ताम्रलिप्ति से। बताइए क्या आएगा 14 में? तो इसमें आ जाएगा ताम्रलिप्ति नाम आ जाएगा। ये भी एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करिए अपन 15 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? चरक है, शूद्रक है, जीवक है, सुश्रुत है। आयुर्विज्ञान विषय गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता है। तो 15 में उत्तर क्या आ जाएगा? सुश्रुत आ जाएगा। आयुर्विज्ञान विषय रचना आएगा तो नाम आएगा सुश्रुत। अगला है 16वां नंबर का, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? ज्योतिष से संबंधित जानकारी रखता था वो कौन था? वररुचि, शंकु, सपणक, अमर सिंह कौन था? तो 16 में उत्तर आ जाएगा सपणक। वो फलित ज्योतिष से संबंधित उनको जानकारी थी। चंद्रगुप्त के समय 9 रत्न थे। अब देखो 17 में है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। जो चतुर्थ वर्ग था ना, तो गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। देखो यहाँ पर स्त्रियों को भी निम्न माना गया है गुप्त काल में देखा जाए तो ये भाषा पूछी है कि एक तो स्त्री और एक आपका शूद्र, ठीक है ना, जिनके अपन कहते हैं ना कि एक विराट पुरुष के 4 अलग अलग चीजें उनकी शूद्र की पैरों से हुई थी। तो इस तरह यहाँ पर वो भाषा कौन सी बोलते थे तो ये आपको बताना है। तो ये प्राकृत है, स्त्री और शूद्र है, वो ज़्यादातर प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे। अब देखो 18वां, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख यानी सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है? एरण से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से।
तो ये भी इजी क्वेश्चन है, आप बता दो। एरण में बहुत बार एग्जाम पूछा कि एरण से सत्यव्रता का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण से। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का मिलाने वाला है, सम्राट है युद्ध। देखो युद्ध है, आपको ये ऊपर कर देता हूँ, चारों चारों आ जाएगी। थोड़ा सा आप यहाँ देखो, ये लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये 19वां। तो देखो 19 में आपको मिलान करना है, अशोक से मिलाओ, आप फिर ये दर्शन आ जाएगा, ठीक है। और समुद्रगुप्त से आप ये पता ही है आपको, प्रक्रमांक या पराक्रमांक, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय से आप मिलान करिए विक्रमादित्य, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। क्या है? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड का मतलब विक्रमादित्य। अब देखो स्कंदगुप्त का लास्ट में बचा आपका 3 नंबर कर्मादित्य। स्कंदगुप्त का मतलब कर्मादित्य। तो इस तरह मिलान आ जाएगा। देखो 2 मिले अपन अशोक वाले प्रिय दर्शन, 2 मिले, 2 किस में देखो ये रहा 2। और समुद्रगुप्त में 1 नंबर मिला है, तो 1 देखो ये रहा। समुद्रगुप्त क्रमांक मिले है ना। चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य 4 मिले, ये 4 रहा। सिंधुगुप्त 3 मिले, 3 ये रहा। इसका मतलब अपना उत्तर सी है, वो एक्यूरेट सही है। अगले बात करें 20वें नंबर के क्वेश्चन। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है। 20वें क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे। तो सिंचाई कर को क्या कहते थे बताइए। विदक, भागम, हिरण्य, उद्रंग, उपरनिका। तो बताइए 20 में क्या उत्तर आएगा। तो आप भी तो विदक भागम कहलाएगा, ठीक है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे, विदक भागम। अगला क्वेश्चन 21वें नंबर का क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी। गुप्त काल में लिखी गई थी वो आपको बताना है। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। तो इसमें से कौन सी शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी वो आपको बताना है। तो किसी में क्या उत्तर आएगा। तो देखो अमरकोश भी गुप्त काल की है, कामसूत्र है ये भी गुप्त काल की है, मेघदूत है ये भी कालिदास ने लिखा ना, और मुद्रा राक्षस है तो ये भी किसकी है, चारों है वो आपकी गुप्त काल की है। तो डी उत्तर इसमें आ जाएगा। यहाँ ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन अधिक नहीं कर पाएंगे। अब देखो किस ज्योतिषाचार्य ने यूनानी और भारतीय ज्योतिष का समन्वय करके रोमक एवं पोलिस नाम नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन दोबारा देखिए कि किस ज्योतिषाचार्य ने यूनानी और भारतीय ज्योतिष का समन्वय करके, मिश्रण करके और रोमक और पोलिस नाम से नए सिद्धांत प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। तो कौन था, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ब्राह्मी, धनवंतरी था। तो 22 में उत्तर क्या आ जाएगा, सोच के बताओ। तो ब्राह्मी ऐसा था जिन्हें रोम किए ना, रोमक एवं पोलिस नाम से नए सिद्धांत का प्रतिपादन था, ब्राह्मी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखो 23वां। कालिदास द्वारा रचित मालविका का अग्निमित्रम नाटक, जो मालविका का अग्निमित्र है नाटक है, इधर रह गए है ना, ये लो, का नायक कौन था। जो नाटक है, नाटक का नाम है जो ये दे रखा है ना, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था। पुष्यमित्र शुंग था, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त सेकंड। तो 23 में उत्तर किया जाएगा अग्निमित्र है वो नायक था। अब देखो अगला क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन। सोचिए, मिलान करने वाला आजकल बहुत ज़्यादा पूछा है। ये रचना ही उधर है विषय, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये लोग पूरा कर देता हूँ। इधर देखो विषय, इधर रचनाएं हैं, ये लो। अब इसको आप करो मिलान। सोचो एक आप भाई आप भी जी, इधर देखो अष्टांग संग्रह, 10 रुपये के लीलावती है, नीतिसार है। तो इधर भी आप देख लीजिए किस मिलान होगा। तो 24 में
उत्तर क्या आएगा, सोचो, सोचिए। तो देखो इसमें अष्टांग संग्रह है वो सीधा मिलो आप आयुर्विज्ञान से, और 10 रूपक के जो है वो आप इसी मिलाओगे। देखो ये अपन किसी चार से मिलाएंगे ना अष्टांग संग्रह, तो अष्टांग संग्रह है वो आयुर्विज्ञान इसमें आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखो 10 रूपक है वो नाट्य कला से संबंधित आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखो लीलावती आपको पता ही है गणित से संबंधित है ये, और नीतिसार है वो लास्ट में राज्य व्यवस्था से संबंधित है, किससे संबंधित है, राज्य व्यवस्था से संबंधित है नीतिसार। तो इसमें देखो ये उत्तर आ जाएगा बी। देखो अष्टांग संग्रह का मतलब आयुर्विज्ञान 4 नंबर पर मिला है, बिल्कुल सही है। 10 रूपक अपने नाट्य कला 1 नंबर आ रहा, और लीलावती गणित आपको पता ही है 3 नंबर आ जाएगा, नीतिसार राज्य व्यवस्था से 2 नंबर समझिए। तो अपना उत्तर का मतलब बी एक्यूरेट सही है। 25वें नंबर का क्वेश्चन है, ये भी देखो लेखक है इधर ग्रंथ, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 25 में ये लो लेखक और ग्रंथ है, ये निकाल लेता हूँ। अब देखो इसमें आपका 25 है सर्वे वर्मा, तो इसमें ग्रंथ देखो क्या है, सर्वे वर्मा में देखो का तंत्र, ये आ जाएगा ना 4 नंबर। और फिर आप शुद्रक मर्चकटिकम आ जाएगा ना, ये शुद्रक मतलब मर्चकटिकम 3 नंबर आ जाएगा। तो देखो 4 3 यार विज्ञानेश्वर है वो आप मिताक्षर आ जाएगा इसमें ना, विज्ञानेश्वर किससे है, मिताक्षर से संबंधित। तो 1 नंबर देखो ये रहा। फिर देखो ये जो अगला दे गया आपका जो क्या नाम दिखा रहा है, ये 10 गिट्टी का क्या नाम है दिखे नहीं दे रहा है ना, जो आर्यभट्ट है ना, ये आ जाएगा 10 से संबंधित है ये 10 गिट्टी का। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये सर्व वर्मा का तंत्र, शुद्रक मत्स्यटिकम, विज्ञान मिताक्षरा, और 10 गिट्टी का आपका इसमें आर्यभट्ट आ जाएगा। अब देखो अगले अगर बात करें तो 26 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर और लल। तो बीजगणित के क्षेत्र की बात पूछ रहा है, तो 26 में भास्कर आ जाएगा कि बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, तो भास्कर इसके अंतर्गत उत्तर आ जाएगा। अब देखो अपने आगे की बात करें तो देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन, ये लो ऊपर कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ, 1 मिनट, ये लो। तो 27वां नंबर का क्वेश्चन है कि दशमलव के स्थानिक मान का उल्लेख किसने किया था। जैसे दशमलव है स्थानिक के मान का उल्लेख किसने किया था, यवन जातक ने, अष्टाध्यायी ने, महाभाष्य ने, अरसरिस ने। तो 27 में उत्तर आ जाएगा यवन जातक में उल्लेख मिलता है, दशमलव स्थानिक मान का उल्लेख मिलता है यवन जातक। अब है अगला क्वेश्चन आपका 28वां, 437 में मंद स्वर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। 437 में मंद स्वर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है। बढ़इयों की, तेलियों की, रेशम बुनकरों की, शिल्पियों की। तो बताइए क्या आएगा 28 के अंतर्गत रेशम बुनकर आ जाएंगे कि 437 में मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण को उल्लेख मिलता है, वो रेशम बुनकरों में आ जाएगा इसमें। अगला 29वां, कायस जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। मनु ने, याज्ञवल्क्य ने, नारद ने, बृहस्पति ने। 29 में उत्तर आ जाएगा आपका याज्ञवल्क्य आ जाएगा, इसमें बी उत्तर हो जाएगा।
दास मुक्ति अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? नारद ने, कात्यायन ने, बृहस्पति ने, भारूची ने। तीसरे में उत्तर किया जाएगा, बताइए। तो इसमें ए आ जाएगा, नारद ने। दास मुक्ति अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? नारद ने किया था। ये इसमें अपना अंतर्गत आ जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की देखो, अपन बात करें तो आपका 31वां है, ये लो। पाया ने किसके व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण किया था? अब देखो क्वेश्चन नहीं यहाँ पर ढंग से पढ़ना आपको। यहाँ पर पूछा गया कि व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण, तो भैया ने कोई व्यक्तित्व का विशेष विवरण नहीं दिया है किसी का भी। तो यहाँ पर देखो समुद्रगुप्त का गुप्त का, चंद्रगुप्त सेकंड का अपकृत में से कोई नहीं। तो उसने व्यक्ति अगर देखा जाए ना तो किसी व्यक्तित्व का उन्होंने विवरण नहीं दिया है। और चंद्रगुप्त सेकंड के समय यह था, लेकिन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर उन्होंने क्या है कि वर्णन किया है। अब देखो, अब 32वें क्वेश्चन में देखो आप, पर्यंक पर आसीन राजा को वीणा बजाते हुए अंकित किए गए सिक्के किसने जारी किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कुमारगुप्त फर्स्ट ने, कनिष्क फर्स्ट ने, सूर्यदामन ने। तो प्रश्न क्या है? पर्यंक पर आसीन राजा को वीणा वैसे देखो सीधा क्वेश्चन है ना कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्के पर दिखाया गया, वो चीज़ अलग है। लेकिन यहाँ पर ये शब्द आ रहा है ना, पर्यंक पर आसीन राजा को वीणा बजाते हुए, तो ये इस 32 में क्या उत्तर होगा? कुमारगुप्त फर्स्ट आएगा जब पर्यंक नाम आए तो। अगला क्वेश्चन देखो, 33वां। कुमारगुप्त के काल में लाट के 10 पुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो है कि कुमारगुप्त के काल में लाट से 10 पुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो है रतन थे, अश्व थे, हाथीदांत थे, रेशमी कपड़ा था। तो बताइए इसमें आ जाएगा रेशमी कपड़ा। कुमारगुप्त के काल में लाट से 10 पुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा रेशमी कपड़ा। अब देखो अगले की अगर बात करें, ये प्रॉब्लम देता हूँ मैं इसको, ये अब देखो हो गए ये। अब देखो 34वां, 34वें क्वेश्चन है कि गुप्त काल के किस अभिलेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है? जूनागढ़ विलेख, पितृस्तंभ लेख, बेग्राम ताम्रपत्र है, दामोदर ताम्रपत्र है। तो 34 में उत्तर क्या आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा दामोदर ताम्रपत्र आ जाएगा। गुप्त काल के किस अभिलेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है? तो दामोदर ताम्रपत्र में आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त नरेश ने प्रत्येक प्रकार के सिक्के प्रचलित किए थे? तो 35 में उत्तर क्या जाएगा कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के जारी किए थे बुद्धगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब देखो तो चाहिए इधर रह गया, ये लो, कुमारगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने। तो बताइए उत्तर क्या जाएगा इसमें? 35 में कुमारगुप्त ने क्या किया था, बताइए। 35 में किस प्रकार के सिक्के? प्रत्येक प्रकार के, ये नाम रख लेना। अरे एक मिनट, ये है ना, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक सिक्के, ये सिक्के प्रचलित की थी किस गुप्त नरेश ने? प्रत्येक सिक्के है वो कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन 36 में है, निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे पहली प्राप्त निधि थी? कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे पहली प्राप्त निधि थी? वो आपको इसके अंतर्गत बताना है। बस्ती निधि, बेना निधि, कालगाड़ निधि, कोटवा निधि। 36 में उत्तर क्या जाएगा सोचो। तो इसमें काली घाट निधि आ जाएगा कि कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे पहली प्राप्त निधि थी? तो काली घाट निधि। अब देखो 37वां,
निम्नलिखित में कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? बड़ी निधि के बारे में पूछा गया है। सोचो क्या है इसमें। पहले हम देखो बस्ती निधि, बयाना निधि, हाजीपुर निधि, कोटवा निधि। तो 37वां उत्तर क्या जाएगा? बयाना निधि है तो गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी, तो बी उत्तर आ जाएगा। अगला देखो 38वां नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासन आरूढ़ हुआ था, सिंहासन प्राप्त किया था या राजगद्दी पर बैठा था? तो गुप्त संवत है 56 में। तो वो कौन था? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त। उत्तर क्या है 38 में? सोचो। तो चंद्रगुप्त सेकेंड है, उन्होंने गुप्त संवत के वर्ष 56वें वर्ष में उन्होंने सिंहासन आरूढ़ हुआ था, तो ये चंद्रगुप्त सेकेंड था, बी उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो 39 नंबर का क्वेश्चन कि प्रणदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था, राज्यपाल बनाया था या प्रांतपति? प्रणदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, गद्दामन ने बनाया था, चंद्रगुप्त सेकंड ने बनाया था, स्कंदगुप्त ने बनाया था? बताइए कौन सा इसमें? तो इसमें स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति या राज्यपाल बनाया। देखो यहाँ पर राज्यपाल भी नाम मिल सकता है आपको, ये भी ध्यान रखना। तो स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। अगला देखो समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? बताइए। हस्तिवर्मन, मटराज, नीलराज, विष्णुगुप्त। 40 उत्तर क्या आ जाएगा? सोचो, बताइए। इसमें आ जाएगा विष्णुगुप्त। अब देखो अगला है आपका 41वां, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गुप्त काल में सवर्ण रजत सिक्कों का अनुपात क्या था, ये बताना है। 1:10, 1:14, 1:16, 1:35। तो सोने के सिक्के और रजत चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? बताइए उत्तर क्या हो जाएगा 41 में? 1:16, सोने और चांदी, रजत का मतलब चांदी, तो 1:16 था। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि गुप्त युग में सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? देखो पीछे मैंने बताया था, द्रम, कारसापण, दिनार, निशक। तो ये अपने आ गया था दिनार। 42 में क्या जाएगा? दिनार। सोने के सिक्कों को किस नाम से जानते थे? दिनार के नाम से। अगला क्वेश्चन 43 नंबर का क्वेश्चन, गुप्त युगीन लेख जिसमें भूमि अनुदान का उल्लेख हुआ है, ये भी पीछे आया था। भूमि अनुदान का उल्लेख हुआ है भीतरी स्तंभ लेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, प्रयाग प्रस्तुति में, मथुरा अभिलेख में। बताइए 43 में उत्तर क्या जाएगा? भीतरी स्तंभ लेख में भूमि अनुदान से संबंधित है वो जानकारी मिलती है, लेख है भूमि, ये आपकी भीतरी स्तंभ लेख में। अगला है 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये निम्नलिखित में से किसने कहा? बहुत ही अच्छी कोटेशन है, बहुत बार एग्जाम पूछी गई है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बात किसने कही थी? तो देखो ये आपका 44 के इधर ऑप्शन आ गए। तो इसमें ये बात की थी ब्रह्मगुप्त ने, ब्राह्मीर ने, आर्यभट्ट ने, भारवी ने। बताओ कि उसने क्या कहा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बात किसने कही थी? तो बताइए। तो ये बात है ब्राह्मीर आ जाएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये ब्राह्मीर ने ये बात की, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और जो सूर्य है, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये बात ब्राह्मीर ने कही थी। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज कर देता है अपन को, क्योंकि अपन कभी ब्राह्मीर, कभी आर्यभट्ट, कभी ब्रह्मगुप्त के चक्कर में फंस जाते हैं, तो यहाँ ब्राह्मीर याद रखना है। अब देखो 45 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी? किस ग्रंथ में विधवा को कि आप दोबारा विवाह कर सकते हो? तो ये मनुस्मृति में, देवल स्मृति में, नारद स्मृति में, पंचदली के महाभाष्य में। तो 45 में उत्तर किया जाएगा? सोचो। तो नारद स्मृति, मनुस्मृति क्या है बिल्कुल मना करता है, लेकिन नारद स्मृति में कि विधवा है वो पुनर्विवाह कर सकती है। अगला देखो 46 नंबर,
किस मूर्तिकला में सबसे पहला रामायण से दृश्य प्रकट हुए थे? नत्स कुठार में, खजुराहो में, एरण में, कोशिया में। बताइए किस मूर्तिकला में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए थे? तो उत्तर क्या होगा? चलिए सोच के बताओ। तो नसना कुठार। यहाँ से अगला क्वेश्चन आप देखो 47 नंबर क्वेश्चन। गणित सार संग्रह के लेखक हैं ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कर, महावीराचार्य। तो 47 में उत्तर हो जाएगा महावीराचार्य आ जाएगा इसमें। गणित सार संग्रह के लेखक थे। अगला क्वेश्चन 48वां। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट निवासी था। ये बहुत बार पूछा गया है, कुसुमपुर पटना आ जाएगा इसमें। ये गणितज्ञ आर्यभट्ट है, वो कहाँ का था? कुसुमपुर पटना। पटना का है बिहार, ये भी ध्यान रखना आप। अब आगे देखो, यह क्वेश्चन पूछा गया है 49। कालिदास की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? ऋतुसार नहीं है, रघुवंश नहीं है, अभिज्ञान संकल्प नहीं है, कादम्बरी नहीं है। ये कादम्बरी हर्ष की है, ठीक है ना? इसमें ये नहीं है। बाकी देखो, ऋतुसार है, रघुवंश है, अभिज्ञान संकल्प जो है, ये तीनों कालिदास के। लेकिन उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं का पूछा है, तो ये डी उत्तर इसमें आ जाएगा। डी उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 50वें नंबर का। गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य है? कुल का प्रधान, मुख्य शिल्पी, व्यापारियों को प्रधान, मुख्य दंडाधिकारी। बताओ इसमें क्या आ जाएगा? 50वें के अंतर्गत कि गुप्त प्रशासन के प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य है मुख्य शिल्पी आ जाएगा इसमें। बी उत्तर हो जाएगा आपके 50वें के अंतर्गत। अगला देखो 51वां। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मुद्रा राक्षस में, मालव अग्निमित्रम में, जिमुतवान में, 10 रूपक में। तो कायस्थ शब्द का है वो उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, वो आपको बताना है। तो इसमें मुद्रा राक्षस में कायस्थ शब्द का उल्लेख है वो मिलता है। अगले 52 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्रयाग शिलालेख का अनुष्ठा था? कि कौन प्रयाग शिलालेख का अनुष्ठा था? गोविंद, तिलक भट्ट, मीर वर्मा, रवि कीर्ति। तो 52 में उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? तो इसमें तिलक भट्ट आ जाएगा कि प्रयाग शिलालेख का अनुष्ठा था, तो तिलक भट्ट उत्तर आ जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन है। गुप्त काल में भाग से तात्पर्य क्या था? भाग का मतलब कर ही होता है वैसे, ठीक है ना? तो क्या होगा? भूमि कर है, बिक्री करे, बंजर भूमि करे, खदानों पर है, क्या होगा? तो बताइए 53 में उत्तर क्या हो जाएगा? भूमि कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है। फाहियान के भारत यात्रा के समय, जब फाहियान ने भारत यात्रा के समय, ये देखो कौन लगभग उजड़ी व्यवस्था में था, ये पूछा गया है। ये लो बात क्या पूछी है कि फाहियान के भारतीय यात्रा के समय यानी कौन लगभग उजड़ी व्यवस्था में था? तक्षशिला था। ये कहना चाहता है कि फाहियान जब भारत आया तो उजड़ी व्यवस्था में था ना, सही सिस्टमेटिक ढंग से। कौन उजड़ी व्यवस्था में कौन थे? तो मथुरा था, कपिलवस्तु था, कुशीनगर था, तक्षशिला था। तो उनकी स्थिति थी उजड़ी व्यवस्था में थी, तो वो आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत क्या उत्तर आएगा? चुन के अंतर्गत सोच करके आप बता सकते हो। तो इसमें देखो कपिलवस्तु था, ये कुशीनगर, ये उजड़ी हुई व्यवस्था में थे। कपिलवस्तु 3 और 4, ये भी उत्तर इसमें आ जाएगा 54 में। अगला देखो 55 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है? ये आपको बताना है। समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, स्कंदगुप्त का वेदगी स्तंभ अभिलेख। तो 55 में उत्तर क्या आ जाएगा?
बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख आ जाएगा, ठीक है ना। कौन सा अभिलेख पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख ये प्रकाश डालता है। 56वें नंबर का क्वेश्चन, खगोलीय उपकरणों का सुव्यवस्थित उल्लेख करने वाला प्रथम भारतीय रचना है। खगोलीय उपकरणों का सुव्यवस्थित उल्लेख करने वाली प्रथम भारतीय रचना है आर्यभट्टियम, लीलावती, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, पंच सिद्धांतिका। तो 56वें उत्तर क्या हो जाएगा, सोचो। तो ब्रह्मस्फुट जो स्फुट सिद्धांत है, खगोलीय उपकरणों के सुव्यवस्थित उल्लेख करने वाला प्रथम भारतीय रचना है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण कब हुआ था। सारनाथ में वो धमेक स्तूप का निर्माण कब हुआ था, मौर्य युग में हुआ था, गुप्त युग में था, मौर्य युग में था, राजपूत युग में हुआ था। तो 57वें उत्तर क्या आ जाएगा, सोचो। तो ये हो जाएगा गुप्त युग में सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो 58 नंबर का। अब देखो, बोधिसत्व पद्माणी के चित्रों का अंकन हुआ है। बताइए कि बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्रों का अंकन हुआ है अजंता, एलोरा, बाघ गुफा, हाथी गुफा। तो बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्रों का अंकन हुआ है किसमें होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, अजंता। अब देखो अगला क्वेश्चन है, भीतरी में भगवान संगणिक की यानी विष्णु की प्रतिमा किसने स्थापित करवाया था। देखो नाम कैसे भी आ सकते हैं, भगवान संगणिक और या विष्णु की प्रतिमा किसने स्थापित करवाया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। तो 59वां उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त, ठीक है ना। विष्णु की प्रतिमा का उन्होंने क्या किया था, स्थापित करवाया था, ये इसमें आ जाएगा स्कंदगुप्त। अब देखो 60वां नंबर क्वेश्चन, प्रथम गुप्त शासक जो कि बौद्ध अनुयायी था, प्रथम गुप्त शासक था क्योंकि बौद्ध अनुयायी था, पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंह बालादित्य, भानुगुप्त। 60वां उत्तर हो जाएगा पुरुगुप्त आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, पुरुगुप्त आ जाएगा इसमें। अब देखो अगला क्वेश्चन है 61वां, वे वाकाटक नरेश कौन था जिसने 7 चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था। ये उस वाकाटक के राजा या नरेश का नाम बताना है जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था, वो कौन थे, जिसमें बताओ। देखो क्या आ जाएगा, तो रुद्रसेन फर्स्ट, रुद्रसेन सेकंड, पृथ्वीसेन और पृथ्वीसेन सेकंड। तो बताइए इसमें उत्तर क्या आ जाएगा 61 में। तो रुद्रसेन सेकंड था, इसने क्या किया था, सेकंड के बारे में क्या मिलता है कि वाकाटक नरेश कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था। तो किसके यानी प्रभावती गुप्त का क्या किया था, विवाह किया था, किसके साथ, रुद्रसेन सेकंड। रुद्रसेन सेकंड किस वंश से संबंधित था, ये आपका था वाकाटक, किस वंश से, वाकाटक वंश से। और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी कौन, प्रभावती गुप्ता। अब देखो 62वां, गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं मिली है, दुर्जनपुर से, उदयगिरी से, विदिशा से, सांची से। बताओ 62 में उत्तर क्या होगा, सोच करके बताओ। आप मैंने बता दिए यहाँ तक है, तो इसमें आ जाएगा दुर्जनपुर से कि गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं मिली है, वो दुर्जनपुर से मिली है, ये आ जाएगा इसमें। अगला देखो 63वां नंबर का, हाथी सवार प्रकार की मुद्राओं को किसने सर्वप्रथम जारी किया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त फर्स्ट ने, स्कंदगुप्त ने। तो 63 उत्तर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा कुमारगुप्त
फर्स्ट। हाथी सवार प्रकार की मुद्राओं को किसने सर्वप्रथम जारी किया था? तो कुमार गुप्त फर्स्ट ने। अगला देखो 64वां क्वेश्चन। समुद्रगुप्त की किन मुद्राओं पर लीजेंड यानी पद्यात्मक अंकित नहीं है? समुद्रगुप्त मुद्राओं पर लीजेंड का मतलब पद्यात्मक अंकित नहीं है। अश्वमेध प्रकार वाले पर, व्याघ्र प्रकार वाले पर, धनुर्धारी प्रकार के, वीणा प्रकार के, तो लीजेंड या पद्यात्मक अंकित नहीं है, वो आपको बताना है इन मुद्राओं पर। तो समुद्रगुप्त की मुद्राओं के बारे में ये बात की गई है। तो इसमें देखो व्याघ्र प्रकार वाले, ये तो ठीक है ना, कि प्रश्न दोबारा देखिए कि समुद्रगुप्त की किन मुद्राओं पर लीजेंड पद्यात्मक अंकित नहीं है। तो एक तो देखो इस पर अंकित नहीं है, व्याघ्र प्रकार वालों पर, और एक देखो ये जो है ना वीणा प्रकार के, इस पर नहीं है। बाकियों पर क्या है? पद्यात्मक अंकित है। अश्वमेध प्रकार वाला है, धनुर्धारी पर है, ठीक है ना। तो ये 2 और 4 में नहीं है, पद्यात्मक अंकित नहीं है। नहीं वीणा, ये जो व्याघ्र प्रकार वाले और वीणाधारी प्रकार वाले, तो इसमें डी उत्तर हो जाएगा 64 के अंतर्गत। आगे 65 में देखो आप। 65वां है कि राजा को 3 गोल वस्तुएं प्रदान करते हुए भगवान विष्णु का अंकन प्राप्त होता है। तो एमएस समुद्रगुप्त की व्याघ्रहिता प्रकार की मुद्राओं पर, समुद्रगुप्त की ध्वज प्रकार की मुद्राएं, चंद्रगुप्त द्वितीय की चक्र विक्रम प्रकार की मुद्राएं, कुमारगुप्त प्रथम की अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं। तो कौन सा होगा बताओ 65 में? तो इसमें आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की सी। चंद्रगुप्त द्वितीय की चक्र विक्रम प्रकार की मुद्राओं से क्या है कि राजा के 3 गोल वस्तुएं प्रदान करते हुए भगवान विष्णु का अंकन प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की चक्र विक्रम प्रकार की मुद्राएं। अगला देखो आपका 66 नंबर का। अश्वारोही प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? देखो दोस्तों, अपने नेट अभी जो सिलेबस है थोड़ा आगे आपको नेट के अनुसार अपन और करेंगे, और उसके बाद में नेट के एग्ज़ाम के बाद में अपने अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ेंगे। और अभी अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे ताकि हल कर सकें। तो अश्वारोही प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? हर्षवर्धन ने, अमोघवर्ष नरपुंग ने, गौतमपुत्र शातकर्णी ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बताओ 66 उत्तर क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या अश्वारोही प्रकार के सिक्के चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है 67वां। दामोदरपुर ताम्र लेख स्थानीय प्रशासक संबंधी विस्तृत सूचनाएं देता है। ये किसके समय से संबंधित है? रामगुप्त के, समुद्रगुप्त के, कुमारगुप्त के, स्कंदगुप्त के। तो 67 में उत्तर हो जाएगा आपका सी, कुमारगुप्त। प्रश्न क्या है? दामोदर ताम्रलेख स्थानीय प्रशासन संबंधी विस्तृत सूचनाएं देता है, तो किसके समय से संबंधित है? कुमारगुप्त के समय से संबंधित है, ये आपको ध्यान कर रखना है। 68वां मिलान वाला क्वेश्चन है। लो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखो, अगर इस क्वेश्चन की अपने बात करें 68 नंबर की, तो देखो लिच्छवी है, सर्वे राजोच्छेदता है, इधर ए प्रतिरथ है, ए प्रतिज्ञ है, इधर कांच है, कुमारगुप्त है। इसमें आप मिलाने की कोशिश करो, और सूत्र में अगर आ रहा है तो आपको तो सोचो क्या आएगा 68 में। तो देखो इसमें आपको लिच्छवी आपको 3 नंबर से मिलाना है। किससे? चंद्रगुप्त फर्स्ट से। और फिर आपको सर्वे राजो छेद है वो कांच से मिलाना है 1 नंबर से, ठीक है। फिर देखो ए प्रतिरथ है, ये आपको समुद्रगुप्त से मिलाना है 4 नंबर से। फिर जो बचा है आपका ए प्रतिज्ञ है वो कुमारगुप्त से मिलाना है, ठीक है। तो देखो लिच्छवी आपका 3 नंबर आ जाएगा, ये 3 नंबर लो,
यही लिख देता हूँ। और सर्वे राजू सीधा है वो काज से 1 नंबर आ जाएगा इसमें। फिर देखो ए प्रति रथ समुद्रगुप्त, ये आ जाएगा 4 नंबर, ये लो 4 नंबर। फिर ए प्रति घे ये कुमार गुप्त आ जाएगा आपका 2 नंबर। तो ये आपका 3 1 4 3 ये उत्तर आ जाएगा इसमें। तो ये लो आपका इधर निकाल देता हूँ आपका। अपन क्या देखा था, 3 1 4 देखा ना, 2 ये सी उत्तर। ये लो क्या देखा था, 3 1 4 ये था ना, सी उत्तर हो जाएगा 68 के अंतर्गत। अब देखो 69, ये मिलान मुद्रा के प्रकार प्रदान करता थे। ये लो आ जाएगा पे। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 69 वाला भी। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है दोस्तों। अब देखो इसमें आपका जो 69 क्वेश्चन है, अब देखो इसमें आपको चक्र विक्रम प्रकार का है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा इसमें, ठीक है। और इधर सिक्के, इधर राजा है, तो चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय किस्म में। और फिर देखो आप जो कर्तांत परशु प्रकार है वो आप समुद्रगुप्त से मिलान करो। किससे? समुद्रगुप्त से। कर्तांत परशु प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त से। अब देखो अस्थि आरोही प्रकार है, ये आप कुमारगुप्त प्रथम से। हस्ती अस्थि मतलब हस्ती, हस्ती आरोही प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त प्रथम ने ये पीछे भेजा था। और चक्कर ध्वज प्रकार है लास्ट में, जो ये जो बचा है ना अपन का ये काचगुप्त, ठीक है ना, ये इसमें आ जाएगा। तो इसमें अपन को देखो पहला चक्कर विक्रम प्रकार की 1 नंबर मिला है, तो एक देखो इसमें भी है, इसमें भी है। और कर्तांत परशु प्रकार है वो देखो 4 नंबर मिला है, देखो 4 नंबर इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। फिर देखो हस्ती आरोही प्रकार है 3 नंबर, देखो 3 नंबर ये रहा इसमें, कुमार गुप्त प्रथम। और चक्कर ध्वज प्रकार है ये काच गुप्त 2 नंबर मिला है, तो इसका मतलब सी उत्तर आ जाए। अब देखो 70 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन गुप्त शासकों ने 76 प्रकार की मुद्राओं को जारी किया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमार गुप्त फर्स्ट और स्कंदगुप्त की 76 प्रकार की मुद्राओं जारी करने वाले कौन कौन थे, वो आपको बताना है। तो 70 में क्या आ जाएगा? तो एक तो देखो चंद्रगुप्त सेकंड था, और एक देखो इसमें क्या जाएगा जो आपका है ना ये कुमारगुप्त फर्स्ट। तो 70 प्रकार की सिक्के मुद्राओं जारी करने, एक तो चंद्रगुप्त सेकंड था और एक कुमारगुप्त फर्स्ट था, तो 20 ही इसमें उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 71 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने सिक्कों पर वाद्य यंत्र को अंकित कराया था? ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने सिक्कों पर वाद्य यंत्र अंकित कराया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त? बताओ। 71 में आ जाएगा कुमारगुप्त फर्स्ट आ जाएगा, जिसने अपने सिक्कों पर वाद्य यंत्र का अंकन करवाया था। अगला क्वेश्चन 72 नंबर का मिलाने वाला है, इधर सिक्के प्रदर्शित आकृति है, इधर प्रवर्तक नरेश है, वो आपको मिलान करना है। 72 नंबर का क्वेश्चन है, ये लो थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ मैं। तो देखो इसमें आप सोच सकते हो, जो 72 नंबर का क्वेश्चन है, तो करो मिलान, आप भी कोशिश करो। अभिषेक लक्ष्मी है, अर्दोसो है, चक्रपुर से शिवादता वर्षभ है, इधर देखो प्रवर्तक यानी नरेश राजाओं के नाम दे रखे, कोशिश करिए आप भी। तो देखो अभिषेक लक्ष्मी है वो एजी लाइसियस आ जाएगा इसमें ना, एजी लाइसियस आ जाएगा। और अर्दोसो है वो आ जाएगा आपका जो है ना ये जो कनिष्क, अर्दोसो है वो कनिष्क से संबंधित आ जाएगा।
और चक्र पुरुष है वो किससे संबंधित आ जाएगा, ये जो है ना आपका चंद्रगुप्त द्वितीय इससे। और जो शिवा तथा वर्षभ है वो लास्ट में जो बचा है ना आपका वासुदेव, 4 नंबर आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों ये आप मिलान करने वाला इस तरह में याद कर लो आप कि अभिषेक लक्ष्मी ये आपका एजिलाइसेस और अर्धसो है, कनिष्क से संबंधित है। और ये जो चक्र पुरुष है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और ये जो शिवा तथा वर्षभ है वासुदेव से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपके उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें देखो 1, फिर देखो आपके उत्तर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। और फिर देखो चक्र पुरुष 2 नंबर, तो ये 2 इस तरह आ जाएगा। और फिर आपका जो बचा है ना ये 4 इस तरह आ जाएगा, यानी 1, 3, 2, 4 इस तरह उत्तर आ जाएगा। ये देखो इधर लिख लो, ये लो, ये आ जाएगा 1, 3, 2, 4 आपका बी उत्तर आ जाएगा इसमें 72 में। अब देखो 73, 73 कतिपय पाशुपत आचार्यों जैसे पराशर है, उपमित है, कपिल है तथा उदित का किस गुप्त अभिलेख में उल्लेख हुआ है, यह आपको बताना है। 73 में उत्तर क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा चंद्र, ये जो है ना आपका देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कतिपय पाशुपत आचार्यों जैसे पराशर, उपमित, कपिल, उदित का किस गुप्त अभिलेख में उल्लेख हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका चंद्रगुप्त सेकंड के मथुरा स्तंभ लेख से इसका उल्लेख हुआ है। तो सी उत्तर हो जाएगा 73वें के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन 74वां नंबर का क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। कि कालक्रम के अनुसार की बात करें तो आर्यभट्ट है, इसकी बात करें तो लगभग 476 में उसका जन्म हुआ था ना, यानी ये 5वीं शताब्दी का माना जाता है वैसे, ठीक है। और ब्रह्मगुप्त की बात करें, ठीक है, तो ये लगभग 597 के जी 98 में भी मिलता है, ठीक है ना। तो ये लगभग 7वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है। और फिर देखो ये महावीर है, वो महावीर जैन वाला नहीं है, ये 9वीं शताब्दी का आता है ये ना, 991, 9वीं शताब्दी 991 में इस तरह ना। तो 9वीं शताब्दी का है महावीर, ये महावीर जैन वाला नहीं है ये, क्योंकि वो तो ईसा पूर्व में 599 ईसा पूर्व में उसका जन्म था, वो जैन वाला अलग है यहाँ पर। अब देखो ये श्रीधर है, श्रीधर है वो आपका 10वीं शताब्दी में आएगा ये, ठीक है ना। जो ये जो श्रीधर है वो 10वीं शताब्दी का है ये। तो इस तरह आप लगाओ आप कौन सा से आएगा इसमें ना 74 में। तो इसमें देखो 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल क्रमबद्ध रूप पे है, तो इसमें ए उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना है। अगला देखो आप 75 नंबर का क्वेश्चन, तो पीछे वाला ए उत्तर हो गया ना, आप इसमें क्या उत्तर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखो आप 75 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको खगोलीय उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली उपलब्धि भारतीय रचना कहा जाता है। आर्यभट्टिया को, सूर्य सिद्धांत को, ब्रह्म सिद्धांत को, वर्त संहिता को। बताइए 75 में उत्तर क्या जाएगा इसको। तो आप भी तो ब्रह्म सिद्धांत आ जाएगा इसमें। क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, किसको खगोलीय उपकरणों की सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है, ब्रह्म सिद्धांत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय के दक्षिणी पश्चिमी में किए गए सैनिक अभियानों का उल्लेख मिलता है। कि किन अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय के दक्षिणी पश्चिम में किए गए सैनिक अभियानों का उल्लेख मिलता है। तो 73 में उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप भी तो इसमें आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुफा लेख से क्या मिलता है, किन अभिलेखों चंद्रगुप्त द्वितीय के दक्षिणी पश्चिम में किए गए सैनिक अभियानों के बारे में उनकी जानकारी है, वो आपको कहाँ पर मिलती है,
चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी यानी उदयगिरी गुफा अभिलेख सी इसमें उत्तर आ जाएगा। अगला देखो 77 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 77 में सम्मिलित नहीं है वो आपको देखो सोचो इसमें आएगा क्या। जो 70 नंबर का क्वेश्चन है इसमें सम्मिलित नहीं है वो आपको देखो, ये जो मंटराज, पालक, हस्तिवर्मन, वेंगी और दमन, रंडपल, नीलराज, अमुक्त, तो बताओ क्या इसमें सम्मिलित नहीं? देखो ये पहला है ना वो सम्मिलित नहीं है, उत्तर हो जाएगा ये इसमें सम्मिलित नहीं। बाकी देखो हस्तिवर्मन वेंगी सी है और दमन अंडर यानी एरनपल सही है, नीलराज अवमुक्त ये सही है। तो ये देखो आपको इसमें इस तरह भी उत्तर दे रखे, देखो ये और भी यहाँ पर देती है ना, तो इसमें आपका पहला गलत है ना, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला देखो थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर देता हूँ ना, क्वेश्चन है कि गुप्त ताम्र मुद्राएं निर्गत कराई गई थी चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय, समुद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त सेकंड के समय, कुमारगुप्त फर्स्ट के समय। तो 78 में उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में कि गुप्त ताम्र मुद्राएं निर्गत कराई गई थी चंद्रगुप्त सेकंड के समय। क्या कर रही? गुप्त ताम्र मुद्राएं निर्गत कराई गई थी चंद्रगुप्त सेकंड के समय। अब देखो 79, राजा रानी प्रकार की मुद्राएं निर्गत कराई गई थी। तो 79 में उत्तर क्या होगा? राजा रानी प्रकार की मुद्राएं निर्गत कराई गई थी चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त। तो उत्तर क्या आएगा इसमें? पीछे अपन कौन सा क्वेश्चन देखा था? गुप्त ताम्र मुद्राएं निर्गत कराई गई थी, ये अपन ने 78वां क्या देखा था? तो चंद्रगुप्त सेकंड आएगा, यानी ताम्र की बात हो रही है यहाँ पर। देखो क्वेश्चन में अंतर है यहाँ पर कि गुप्त ताम्र मुद्राएं निर्गत कराई गई थी, तो इसमें आपने उत्तर क्या दिया था? 78 में उत्तर क्या दिया था? चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्त ताम्र मुद्राएं निर्गत कराई गई थी चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा। और इसमें क्या कराया गया? राजा रानी का नाम है ना, कि राजा रानी प्रकार की मुद्राएं निर्गत कराई गई थी, तो वो आपको इसमें बताना है 79 में। अब इसमें देखो आप एक तो चंद्रगुप्त फर्स्ट था और एक कुमारगुप्त फर्स्ट था, एक स्कंदगुप्त था। तो तीनों व्यक्तियों ने राजा रानी के प्रकार की मुद्राएं निर्गत कराई गई थी, तो इसमें ये हो जाएगा समुद्रगुप्त इसमें नहीं था। बाकी चंद्रगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त फर्स्ट और स्कंदगुप्त, तो इसमें उत्तर दिया जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी मिलान वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी राजाओं के नाम है और ये लो पूरा यहाँ थोड़ा सा उन्हें ये कर देता हूँ। अब इसमें आपको मिलान करना है, सोचो मिलान वाले में 80 नंबर के क्वेश्चन में क्या आएगा? देखो स्वर्ण 80% शुद्ध लगभग ज़्यादातर ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय थे, ठीक है। और 79% अगर बात करें वो आएगा कुमारगुप्त सेकंड के समय में, ठीक है। अब देखो अगला इसमें दे रखा है स्वर्ण 67% सोना है। ये जो आपका है ना, देखो ये जो 67 है आपका स्कंदगुप्त के समय में आएगा ये, ठीक है। अब देखो जो स्वर्ण सोना है लगभग कितना प्रतिशत? 43% विष्णुगुप्त के समय में आ जाएगा ना। अब देखो ये कौन सा उसमें अंश बनाया, देखो ये आ रहा है इसमें। देखो 80% है चंद्रगुप्त सेकंड के समय में सोना मिलाया गया था। और फिर देखो 79% है कुमारगुप्त 4 नंबर ये रहा कुमारगुप्त सेकंड के समय। और 67% सोने की बात करें तो स्कंद के समय 3 नंबर ये रहा। फिर देखो
43% तो ये विष्णुगुप्त के समय में क्वालिटी घट गई थी, यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा। तो इसमें उत्तर सी आपका उत्तर हो जाएगा, ये सी है वो उत्तर आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन, कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। लो भाई ये कालक्रम। अब देखो इसमें ए प्रतीक प्रकार के सिक्के, चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के, उजला कटपिशिस की स्वर्ण मुद्राएं है, एजिस की मुद्राएं है। ये देखो नेट में आया हुआ एग्जाम में ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नेट में बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। तो 81 में उत्तर क्या हो जाएगा? तो सबसे एनजेस की मुद्राएं आएगी पहले, ठीक है। इसकी आएगी एनजेस की मुद्राएं, ये जो एनजेस की मुद्राएं। फिर देखो उजला या उजल कटपिशिस की स्वर्ण मुद्राएं आएगी इसके बाद में, ठीक है। और इसके बाद में चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के आएंगे, और इसके बाद में ए प्रतीक प्रकार के सिक्के आएंगे ना, इस तरह चलेगा ये क्रम। तो पहले देखो 4 नंबर है, अपन ने इसकी बात करें तो देखो 4 नंबर ये रहा। फिर देखो 3 नंबर उजला या उजल कटपिशिस की स्वर्ण मुद्राएं, तो 3 नंबर ये रहा। फिर देखो चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के, तो 2 नंबर देखो ये रहा। फिर देखो ए प्रतीक प्रकार के सिक्के, तो ये 1 नंबर। तो इस तरह ये भी इसमें आ जाएगा। बहुत अच्छा लेवल का है ये, और नेट में आया हुआ है। अब देखो भीलमाल किस खगोलविद के मूल स्थान के रूप में विख्यात है? आर्यभट्ट से, भास्कराचार्य से, ब्रह्मगुप्त से, बथुरामीर से। बताओ बीएससी में क्या उत्तर रहेगा? ब्रह्मगुप्त। भीलमाल जो कहाँ है? राजस्थान में है, ये ध्यान रखना। ब्रह्मगुप्त से संबंधित है, उसका जन्म हुआ था भीलमाल में। तो इस तरह उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इस तरह। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करें 83। ये क्या हो गया? ये लो, अरे ये क्या है? ये लो, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में हमें ज्ञात होता है कि एक दिनार 16 रूप के बराबर होता है? दामोदरपुर अभिलेख 483, दंडे अभिलेख 432, बेग्राम अभिलेख 447 और सांची अभिलेख 412। तो 83 में उत्तर क्या आएगा? बेग्राम अभिलेख 447 आ जाएगा इसमें। कि किस गुप्त अभिलेख में हमें ज्ञात होता है कि दिनार 16 रूप के बराबर है? तो ये बेग्राम अभिलेख 447, इसमें ये बात मिलती है। अगला देखो 84 नंबर है। निम्नलिखित में खगोल शास्त्रियों को उसी कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो भाई कालक्रम में व्यवस्थित करो। आर्यभट्ट अभी आया था अपन का, ये आपको मैंने बताया था 5वीं शताब्दी का है ये। और ये वरामीर की बात करें तो ये 6ठी शताब्दी में आएगा ये, ठीक है ना। ये आएगा 6ठी शताब्दी में। और फिर देखो इसके बाद में आएगा आपका लल, ठीक है ना। और फिर मंजूल है वो इसके बाद में आएगा ये ना ये। तो आर्यभट्ट सबसे पहले आएगा। तो 1 नंबर कहाँ है? देखो सी कहाँ है? पर देखो सी इसमें है, सी इसमें भी है। देखो एक इसमें है, सी के बाद में ए देखो इसमें है, और बाकी में मिलेगा नहीं आपको। तो अपन 2 में आ रहे हैं यहाँ पर। देखो डी लल 2 नंबर पर आ रहा है ना। ये जो अपन बात करें ना, ये लल की बात है ना, ये इस आर्यभट्ट के बाद में आता है, ये इसके बाद में वरामीर के बाद में ये लल। और फिर देखो मंजुल ये आ जाएगा, बी रहे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 85 नंबर का क्वेश्चन देखो, किसी शिलालेख में कर्षण का संकेत मिलता है? बताओ 85 में कर्षण का संकेत मिलता है। समुद्र इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से। तो 85 में क्या आएगा? तो स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में कर्षण का संकेत मिलता है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में उत्तर हो जाएगा आपका बी। अब देखो आगे, ये भी हो गया अपन कर दिया। अब देखो 86 नंबर क्वेश्चन,
मैंने खगोल विज्ञान की समुद्र की गहराई में डुबकी लगाई और अपनी बुद्धि की नाव के साधन द्वारा सही ज्ञान के बहुमूल्य डूबे हुए रत्नों को खोज निकाला। ये किसका कथन है? ये बात की है, मैंने खगोल विज्ञान के समुद्र की गहराई में डुबकी लगाई और अपनी बुद्धि की नाव के साधन द्वारा सही ज्ञान के बहुमूल्य डूबी हुई रत्नों को खोज निकाला। ये कथन किसका है भाई साहब बताओ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कोटेशन बहुत बार पूछी गई है। तो सोचो क्या आ जाएगा? आर्यभट्ट की बात है ये, आर्यभट्ट भारत का ही था। अब देखो 87, दुर्जनपुर अभिलेख में रामगुप्त को क्या उपाधि दी गई थी? दुर्जनपुर अभिलेख में रामगुप्त को क्या उपाधि दी? राजधिराज, महाराजधिराज, सामंत, महासामंत? बताइए। 87 में महाराजधिराज की उपाधि दी गई थी। दुर्जन अभिलेख में रामगुप्त को महाराजधिराज की उपाधि दी गई थी। 88, निम्नलिखित में से कौन गुप्त राजाओं का सामंत नहीं थे? प्रियव्रजक, वर्मन, उत्कलप, सनेन्द्रक? तो 88 में क्या जाएगा? सनेन्द्रक आ जाएगा इसमें कि कौन गुप्त राजाओं का सामंत नहीं थे? तो सनेन्द्रक नहीं था, बाकी प्रियव्रजक था, वर्मन था, उत्कलप था। तो इस तरह ये गुप्त काल के 88 क्वेश्चन पूरे हो गए। इसी तरह अपन अब नेट से संबंधित या जितने भी एग्ज़ाम या आपके टॉपिक है वो इसमें आप देख सकते हो, क्रमबद्ध रूप से डाले गए हैं। और इसी तरह और भी अपन लेके आएंगे। धन्यवाद। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी आप उसको शेयर भी कर सकते हो अगर कोई पढ़ता है तो। कोई आपको ऐसा लगे कि कंफ्यूज हो तो वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद।